रूसी धरती पर। यूक्रेन का विस्फोट, बेल्गोरोड में यूक्रेन का ड्रोन हमला। यूक्रेन ने 20 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस में 12 घंटे से लगातार हमले। रूस की धरती इस वक्त विनाश की बड़ी आग में जल रही है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस के 7 प्रांत धधक रहे हैं और रूस के ऊर्जा और सैन्य ठिकाने, हथियार गोदाम, हथियार फैक्ट्रियां तब जलने लगी जब यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने रूस से उन हमलों का बदला लिया है जो रूस ने कल किया था। हैरानी की बात यह है कि इस बार रूस के एयर डिफेंस सिस्टम हर मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए फेल हो गए क्योंकि यूक्रेन ने रूस में ट्रिपल टैप प्लान के तहत अटैक किया। 15 जनवरी 2025 रूसी सेना ने यूक्रेन के 20 प्रांतों में बहुत बड़ा हमला किया। 60 मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागकर यूक्रेन में विनाश की बड़ी आग भड़का दी। जनवरी 2025 इस तारीख को यूक्रेन ने रूस से प्रतिशोध लिया। ज़ेलेंस्की सेना ने रूस को उसी तरह का जख्म दिया जिस तरह से उसे रूस ने दिया था। रूस की धरती पर यह यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विध्वंसक हमला है। इस बार यूक्रेन ने रूस के 7 प्रांतों में ट्रिपल टैप अटैक किया। हमले का ये वो प्रारूप था जिसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाए। यूक्रेन ने रूस के अंदर अब तक के सबसे बड़े हमले को कैसे अंजाम दिया? यूक्रेन ने जो ट्रिपल टैप अटैक किया वो असल में क्या है? यूक्रेन के हमले के बाद पूरी दुनिया में ट्रिपल टैप अटैक की चर्चा क्यों हो रही है? दुनिया के बड़े अखबारों में ट्रिपल टैप अटैक हेडलाइन क्यों है? हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले उस आग को देखिए जो यूक्रेन के विस्फोट के बाद रूसी शहरों में भड़की है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से वोरोनिश में रूस का ऑयल डिपो धू-धू कर जल गया। यूक्रेन के हमले से वोरोनिश में ही एक ऑयल रिफाइनरी में भी आग लग गई। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को जला दिया। रूस के तंबोव में यूक्रेनी हमले से एक हथियार फैक्ट्री तबाह हो गई। सारातोव में भी यूक्रेनी हमले से एनर्जी ठिकाने में भीषण आग लग गई। ब्रियांस्क में रूस का केमिकल प्लांट जलकर भस्म हो गया। कजान में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को ध्वस्त कर दिया। तुला में यूक्रेन ने 20 से ज्यादा ड्रोन दागे। हमले से कई इमारतें बर्बाद हो गई। यूक्रेन ने रूस के 7 प्रांतों को टारगेट किया। हैरानी की बात यह है कि उसका हर हमला सफल रहा। रूसी एयर डिफेंस हमले को रोक नहीं पाए। इस हमले में यूक्रेन ने रूस के पावर स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी, केमिकल प्लांट, हथियार गोदाम और हथियार फैक्ट्रियों को तबाह किया। यूक्रेन के इस हमले से रूसी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची। इस हमले की सबसे खास बात यह रही कि रूसी एयर डिफेंस पूरी तरह नाकाम रहे।
रूसी एयर डिफेंस इसलिए नाकाम साबित हुए क्योंकि इस बार यूक्रेन ने रूस में ट्रिपल टैप प्लान के तहत धावा बोला। और यूक्रेन ने रूस को जिस ट्रिपल टैप अटैक के जरिए दहलाया वो क्या है, अब इसे भी समझिए। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 7 प्रांतों में 3 चरणों के तहत हमले किए। पहले चरण में यूक्रेन ने रूसी प्रांतों में दर्जनों ड्रोन फायर किए। यूक्रेन ने ड्रोन फायर कर रूसी एयर डिफेंस को उलझा दिया। इसके बाद शुरू हुआ हमले का दूसरा चरण। इसमें यूक्रेन ने 6 स्टॉर्म शैडो और 6 अटैक एमएस यानी कुल 12 मिसाइलें फायर की। ब्रिटेन और अमेरिका की इन मिसाइलों ने भी रूसी एयर डिफेंस को भटकाया। इसके बाद शुरू हुआ तीसरा और अंतिम चरण। रूसी एयर डिफेंस के उलझने पर यूक्रेन ने मुख्य हमला कर दिया। रूसी एयर डिफेंस जैसे ही उलझे वैसे ही यूक्रेनी फोर्स ने फिर से दर्जनों ड्रोन फायर कर दिए। यूक्रेन के ड्रोन ने टारगेट को सटीकता से भेद दिया और इस तरह रूसी एयर डिफेंस पूरी तरह से नाकाम हो गए। यूक्रेन के इसी हमले को ट्रिपल टैप अटैक नाम दिया गया है। ट्रिपल टैप अटैक का यह प्लान यूक्रेनी जनरल ने नेटो कमांडर्स के साथ मिलकर बनाया, जो रूस के लिए काल साबित हुआ। दरअसल यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने के बहाने 1 दर्जन से ज्यादा नेटो कमांडर यूक्रेन पहुंच चुके हैं। ट्रेनिंग देने की बात तो सिर्फ बहाना है। नेटो कमांडर्स का असली मकसद युद्ध में यूक्रेनी सेना की मदद कर रूस को जख्म देना है। यूक्रेन रूस में अब जो हमले कर रहा है उसकी रणनीति नेटो कमांडर ही बना रहे। यही वजह है कि यूक्रेन को लगातार बड़ी कामयाबी मिलती जा रही है। यूक्रेन ने रूस के 7 प्रांतों में विनाश की आग लगाई तो पुतिन और उनकी सेना बुरी तरह बौखला गई। रूसी सेना ने भी जबरदस्त पलटवार कर यूक्रेन से बदला लिया। रूस ने डोनेस्क में यूक्रेनी सेना की टुकड़ी को खत्म कर दिया। पोक्रोवस्क में रूस ने यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को समाप्त कर दिया। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो को तहस नहस कर दिया। ज़ेपोरिजिया में रूसी फौज ने जर्मन टैंक की कब्र खोद दी। क्रीवी री में रूस के हमले से यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। क्रामाटोर्स्क में रूस ने फैब बमों से हमले किए। विस्फोट से कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। रूस के हमले से कीव समेत यूक्रेन के कई प्रांतों में आपातकाल लग गया है। जान बचाने के लिए लोगों को बम शेल्टर और अंडरग्राउंड ठिकानों में शरण लेनी पड़ रही है। यूक्रेन ने इस बार रूस को जिस तरह से जख्म दिया है उससे माना जा रहा है कि रूसी सेना आधी रात को एक बार फिर से यूक्रेन पर कयामत की बरसात कर सकती है। रूस का यह हमला 15 जनवरी से भी बड़ा और विध्वंसक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वहीं खार्किव में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन के एयरफील्ड पर हमले में यूक्रेन के 40 सैनिक मारे गए।
और 15 जनवरी को हुए रूसी हमलों पर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बुल्गारियन इंटेलिजेंस का दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का अभ्यास किया है। रूसी सेना यह सुनिश्चित कर चुकी है कि नाटो के डिफेंस सिस्टम उसकी मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल को नहीं रोक पाएंगे। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि 3000 किलोमीटर के दायरे में परमाणु हमले के लिए किस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस हमले में पुतिन ने दोहरी रणनीति अपनाई है। एक है यूक्रेन विनाश और दूसरा है उसके कई पड़ोसी देशों को तबाह करना। देखिए क्या है पुतिन का प्लान 15 जनवरी, जो पूरे यूरोप के लिए खतरा बन सकता है। 15 जनवरी को जब यूक्रेन के आसमान में रूस के परमाणु बॉम्बर मंडरा रहे थे, तो उनके पायलट्स को एक विशेष मिशन के दस्तावेज सौंपे गए थे। 15 जनवरी को जब यूक्रेन पर रूस की मिसाइलें बरस रही थीं, तो उनका उद्देश्य सिर्फ यूक्रेन को तबाह करना नहीं था, बल्कि कई यूरोपीय देशों को एक साथ तोड़ देने के लिए ये मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गई थी। जनवरी को यूक्रेन पर हमलों के बाद पूरे यूरोप में अलर्ट के सायरन गूंजने लगे थे, तो इसके पीछे आशंका थी कि रूस ने एक साथ यूरोप के कई देशों पर हमले शुरू कर दिए हैं। भले ही रूसी मिसाइलें पश्चिमी यूक्रेन में गिरी हों, लेकिन सच में हमले एक साथ कई देशों पर किए गए हैं और इनका असर अगले कुछ ही दिनों में नजर आने लगेगा। लेकिन उससे पहले बुल्गारियन मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से पूरे यूरोप में डर फैल गया है। बुल्गारियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा है कि रूस ने 15 जनवरी को डिकॉय न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया है। रूस ने KH-55SM क्रूज मिसाइल में फेक न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर फायर किए हैं। रूसी सेना यूक्रेन सहित यूरोप पर परमाणु हमले का पूर्वाभ्यास कर चुकी है। यूरोप में न्यूक्लियर हमले के लिए मिसाइल का चयन कर लिया गया है। KH सीरीज रूस की क्रूज मिसाइलें हैं, जिन्हें Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर से फायर किया जाता है। KH-55SM न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। 15 जनवरी को रूस ने यूक्रेन पर 14 KH-55SM मिसाइल हमले किए। नेटो के डिफेंस सिस्टम एक भी KH-55SM मिसाइल को रोक नहीं पाए। इन मिसाइलों में वॉरहेड नहीं होने से तबाही नहीं हुई, लेकिन रूस ने तय कर लिया है कि परमाणु हमला KH-55SM मिसाइलों से ही किया जाएगा। इन मिसाइलों की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। इन मिसाइलों की रेंज में यूरोप के करीब करीब सभी देश आ रहे हैं। अगर यूक्रेन के आसमान से रूसी बॉम्बर KH-55SM मिसाइल फायर करते हैं, तो यूरोप का एक भी देश इनके हमले से बच नहीं सकता है। पंद्रह जनवरी को परमाणु प्रयोग परीक्षण के साथ साथ यूरोप विनाश के योग भी तैयार हो गए, जिसका एपिसेंटर बना यूक्रेन का लवीव। रूस ने 2024 के नवंबर महीने में 17वीं तारीख को लवीव पर आखिरी बार हमला किया था। इस हमले में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन 2025 में 15 जनवरी को किए गए हमले से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि एक साथ कई देशों को नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह है लवीव में यूक्रेन के सबसे बड़े गैस और क्रूड ऑयल प्लांट में से 2 प्लांट पर रूस के मिसाइल हमले। और 15 जनवरी को रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव पर 3 मिसाइल हमले किए। इनका टारगेट यूक्रेन के द्रोहबिक और स्ट्री गैस क्रूड ऑयल प्लांट बने और ये आंशिक तौर पर तबाह हो गए। द्रोहबिक प्लांट ठप होने से यूक्रेन की द्रोहबिक ऑयल रिफाइनरी की सप्लाई ठप हो गई।
रूस ने इन हमलों से यूक्रेन के ऊर्जा निर्यात पर बड़ा असर डाला है, क्योंकि गैस पेट्रोलियम का प्रोडक्शन घट गया है। रूस के इन हमलों से यूरोप के कई देशों को ईंधन आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। यूक्रेन से फिलहाल लिथुआनिया, रोमानिया, सर्बिया, मोल्डोवा, पोलैंड और अजरबैजान को बड़े पैमाने पर गैस, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम की सप्लाई हो रही है। रूस की गैस आपूर्ति बंद होने के बाद से ये देश पहले ही महंगे पेट्रोलियम और गैस खरीद रहे हैं। यूक्रेन की आपूर्ति पर असर पड़ने से इनके खजाने पर बोझ बढ़ना तय है और पहले से खतरा झेल रहा इन देशों का इंडस्ट्रियल सेक्टर बिखरने की कगार पर पहुंच सकता है। रूस के इन हमलों से यूरोप के कई देश संकट में पड़ सकते हैं, क्योंकि रूसी गैस की आपूर्ति बंद होने के बाद यूक्रेन इन देशों में अपना बाजार तैयार कर रहा था और ये भी यूक्रेन की ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर हो रहे हैं। द ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी की रिपोर्ट है कि 2025 में यूक्रेन यूरोप के कई देशों में एक बड़ा ऊर्जा बाजार बनाने की ओर बढ़ रहा है। 2022 में यूक्रेन ने लिथुआनिया को $2.7 मिलियन का पेट्रोलियम निर्यात किया था। 2025 में यह आंकड़ा $5.5 मिलियन पहुंचने का अनुमान जताया गया। यूक्रेन ने पोलैंड को 2022 में $4.78 मिलियन का निर्यात किया, जो 2025 में $10 मिलियन से ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। इसी तरह रोमानिया को $27.4 मिलियन का निर्यात किया गया, जो 2025 में $50 मिलियन पहुंचने का अनुमान जताया गया। यूक्रेन के पास ऊर्जा उत्पादन के संसाधनों की पहले से कमी है और रूस के हमलों के बाद उसके रहे सहे संसाधन तबाह हो रहे हैं। जैसे यूक्रेन ही नहीं बल्कि उसके कई पड़ोसी देश भी तबाह हो सकते हैं। ये रूस की चेतावनी है कि यूक्रेन के मददगारों को वो हर तरह से तबाह करने के लिए तैयार है और भविष्य में अगर ये जंग रूसी शर्तों पर नहीं रुकी तो यूरोप विनाश के योग बन रहे हैं। खुद ट्रंप सरकार में CIA डायरेक्टर बनने वाले जॉन रैटक्लिफ ने इसके संकेत दिए हैं। रैटक्लिफ ने 15 जनवरी को सीनेट के सामने कहा है कि रूस यूक्रेन की जंग का विस्तार हो रहा है, जिससे एक परमाणु शक्ति के साथ यूएस के टकराव की आशंका बढ़ रही है। युद्ध से अमेरिका विरोधी देश एकजुट हो रहे हैं। ये अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे जटिल माहौल है। संकेत साफ है कि अमेरिका जंग का विस्तार रोकना चाहता है, लेकिन यूक्रेन समर्थक देशों की हट पूरे यूरोप के विनाश का कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। महीनों से सुलग रहे गाजा में बारूदी विध्वंस की गूंज थम चुकी है। बंधक संकट पर इजरायल और हमास के बीच एक डील हो चुकी है, जिसमें 2 चरणों में बंधक संकट खत्म होगा। इस डील में कई किरदार हैं, लेकिन 5 मुख्य। वो कौन है और क्या है ये डील, और ये डील कितनी लंबी चलेगी? क्या वाकई अब गाजा और इजरायल के बीच अदावत खत्म हो जाएगी? सभी सवालों का जवाब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। गाजा के ताजा हालात क्या है, इन 3 तस्वीरों से समझा जा सकता है। गाजा में युद्ध विराम के बाद आतिशबाजी करते ये वो लोग हैं जिन पर बारूद बरस रहा था। ट्रकों में भरकर गाजा की तरफ लौटते ये वो लोग हैं जिन्होंने बारूदी तबाही के बाद शरणार्थी कैंपों में शरण ली थी। और अल अक्सा पर लहरा रहा हमास का ये झंडा बता रहा है कि इस युद्ध विराम को हमास की जीत का नाम दिया जा रहा है। लंबे समय के बाद गाजा की ये तस्वीर एक ऐसे क्षेत्र में शांति स्थापना की सूचक है जो दशकों से सुलग रहा था, और ये आग इजरायली नागरिकों पर हमले के बाद युद्ध के रूप में भड़क गई थी। लेकिन हालात बदल गए हैं। इन हालातों को बदलने वाले 5 बड़े किरदार हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, हमास के नेता खलील अल हया, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसी अल थानी,
अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इनमें नेतन्याहू और अल हया की भूमिका सिर्फ युद्ध विराम के लिए इच्छा शक्ति दिखाने और बंधकों की अदला बदली तक सीमित है। वहीं अल थानी की भूमिका मध्यस्थ की है। लेकिन अमेरिका में इस युद्ध विराम को लेकर श्रेय पाने की होड़ लगी है। लेकिन इस मसले पर ट्रंप के विचार अलग हैं। हालांकि मुद्दा श्रेय का नहीं है, बल्कि उन शर्तों का है जिनके दम पर युद्ध विराम संभव हुआ है। और सवाल है भविष्य में इस मोर्चे पर युद्ध की चिंगारी का, जो हमास के खात्मे तक सुलगती रह सकती है। लेकिन पहले युद्ध विराम कैसे हुआ, ये जान लीजिए। दरअसल युद्ध के बीच इजरायली नागरिकों ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनका मानना था कि नेतन्याहू बंधकों की रिहाई के लिए नहीं, बल्कि विस्तार के लिए लड़ रहे हैं। युद्ध और भारी प्रदर्शन के दबाव में मोसाद के चीफ बंधकों पर डील पर आगे बढ़े। इस डील में कतर ने अहम भूमिका निभाते हुए हमास और इजरायल को एक मंच दिया, जिसमें बंधक संकट पर एक निष्कर्ष के साथ युद्ध विराम की जमीन बनी। और फिर युद्ध विराम के लिए शर्तें तय की गईं, जिसे 2 चरणों में पूरा होना है। इसमें पहले चरण के तहत 33 बंधकों की रिहाई होगी, जिनमें बच्चे, महिलाएं और महिला सैनिकों समेत 50 वर्ष से ज्यादा आयु के बीमार और घायल शामिल हैं। तो वहीं इजरायल इनके एवज में 1000 कैदियों की रिहाई करेगा, जिन्हें गाजा, कतर और तुर्की भेजा जाएगा। इनमें वो कैदी शामिल नहीं हैं जिन्हें इजरायल ने आतंकवादी घोषित किया है। इसके अलावा इजरायल मानवीय सहायता भी देगा और मध्य गाजा से इजरायली सेना की वापसी होगी। इसके लिए कतर और मिस्र के निगरानी बल 22 दिनों बाद गाजा के निवासियों को उत्तरी पट्टी पर वापस जाने की अनुमति देंगे और इसके लिए पहले कदम के तौर पर इजरायली सेना ने अपनी उपस्थिति भी घटा दी है। और फिर 43वें दिन से दूसरा चरण शुरू होगा। कुर्स में रूसी सेना का ड्रोन हमला। रूस ने लैसेंट ड्रोन से धावा बोला। हमले में यूक्रेन के 7 सैनिक मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ में अब 86 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। नेटो देशों को ट्रंप के उस फैसले का डर है जो रूस के लिए विजय का आशीर्वाद साबित होगा। ऐसे में नेटो देशों ने यूक्रेन की सुरक्षा का नया प्लान तैयार किया है, जिसकी जिम्मेदारी ब्रिटेन को सौंपी गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस वक्त कीव में मौजूद हैं, जहां ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच एक समझौता हो सकता है, जिसमें कीर स्टारमर 100 साल तक यूक्रेन को सुरक्षा का वचन देंगे। लेकिन उनके इस कदम से पुतिन आग बबूला हैं। डर है कि अगर कीर स्टारमर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए तो पुतिन लंदन पर सीधा हमला कर देंगे। 15 जनवरी को ज़ेलेंस्की पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में थे, जहां उन्होंने पोलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोलह जनवरी की सुबह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीव पहुंच गए, जहां उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात की। बीते 48 घंटों में हुई ज़ेलेंस्की की इन मुलाकातों को यूक्रेन के सशक्तिकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा है कि ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद भी नेटो यूक्रेन को शक्ति का संचार जारी रखने वाला है। इसी की घोषणा करने और रूपरेखा तय करने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज सुबह कीव पहुंचे, जिसके कुछ घंटों बाद दोनों माइकेलविस्की स्क्वायर गए, जंग में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एक तरफ कीर स्टारमर कीव पहुंचे तो वहीं यूक्रेन के कई शहरों में अलार्म बज उठे। सूमी से लेकर नीप्रो तक बजते इन सायरन की वजह रूस का ड्रोन अटैक था। रूस ने यूक्रेन पर 55 ड्रोन से हमला किया। ये हमले नीप्रो, सूमी, खार्किव, चर्स्की और चेरनिहिव पर किए गए। रूस ने यहां मौजूद यूक्रेन के पावर ग्रिड को टारगेट किया। रूस का टारगेट यूक्रेन के पावर ग्रिड थे, लेकिन यह मैसेज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के लिए था।
जो यूक्रेन की 100 साल की सुरक्षा का प्लान लेकर यूक्रेन पहुंचे हैं। कीर स्टारमर यूक्रेन के साथ 100 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और विज्ञान से जुड़ा समझौता होगा जो यूक्रेन को 1 सदी तक सुरक्षा की गारंटी देगा। ब्रिटेन यूक्रेन के साथ बाल्टिक सागर, काला सागर और अजोब में रक्षा सहायता पर समझौता करने वाला है। साथ ही दोनों के बीच साझा ड्रोन कार्यक्रम को लेकर समझौता संभव है। इस समझौते के तहत ब्रिटेन आने वाले 100 सालों तक यूक्रेन को हथियारों की निर्बाध सप्लाई कर सकता है, ताकि ट्रंप शपथ के बाद अगर यूक्रेन की मदद बंद करते हैं तब भी वो सालों तक जंग लड़ता रहे। यूक्रेन के साथ समझौते की बात कीर स्टारमर ने खुद एक बयान के दौरान कही। कीव पहुंचने से पहले उन्होंने एक बयान में कहा, पुतिन यूक्रेन को उसके करीबी सहयोगियों से दूर करना चाहते थे, लेकिन उनकी यह महत्वाकांक्षा एक बड़ी रणनीतिक विफलता रही है। ब्रिटेन और यूक्रेन पहले से ही करीबी दोस्त हैं। हमारी ये साझेदारी दोस्ती को अगले स्तर पर ले जाएगी। साफ है, ब्रिटेन हर हाल में इस जंग को जारी रखना चाहता है, जिसके लिए वो यूक्रेन को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। लेकिन कीर स्टारमर के इस कदम से रूस आग बबूला है। पुतिन के जनरल आंद्रे गुरुलेव ने समझौता होने पर लंदन को राख बनाने की धमकी दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, यूक्रेन रूसी क्षेत्रों को ब्रिटेन के मिसाइलों से दहला रहा है। यह नेटो की नेविगेशन प्रणाली के बिना असंभव है। मेरा मानना है कि ब्रिटेन को धरती से मिटाने के लिए इतना काफी है। ऐसा मिसाइल हमला होगा जिससे ब्रिटेन का नामो निशान मिट जाएगा। आंद्रे गुरुलेव के इस बयान को पुतिन की वाणी माना जा रहा है। दावा है कि पुतिन समझौते के बाद लंदन पर बड़ा हमला कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि रूस ब्रिटेन के लंदन शहर पर ऑर्शेनिक मिसाइल से हमला कर सकता है। हाल ही में रूस ने बेलारूस के ब्रेस्ट शहर में ऑर्शेनिक मिसाइल की तैनाती की थी। रूस यहां से ब्रिटेन की राजधानी लंदन को टारगेट कर सकता है। ब्रेस्ट से लंदन की दूरी 1850 किलोमीटर। अगर ब्रेस्ट से रूस ऑर्शेनिक मिसाइल फायर करता है तो ये लंदन को महज 8 मिनट में तबाह कर देगी। बेलारूस के अलावा बैरेंट सी से भी पुतिन लंदन को तबाह कर सकते हैं। यहाँ गादशियोवो के पास रूस का न्यूक्लियर सबमरीन बेस है। यहां से ब्रिटेन की दूरी महज 2000 किलोमीटर है। दावा है कि पुतिन ने इस बेस पर हमले के लिए तैयार रहने का अलर्ट भेज दिया है। इधर रूस ने बाल्टिक सी में मौजूद उसकी फ्लीट को एक्टिवेट कर दिया है, जो इस वक्त कैलिनिनग्राद के पास मौजूद है। यहां से ब्रिटेन की दूरी महज 1350 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन को पुतिन यहां से भी दहला सकते हैं। कीर स्टारमर अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके इस कदम से लंदन की सुरक्षा खतरे में होगी। लेकिन सवाल है कि इसके बाद भी वो यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी क्यों देने वाले हैं। इसका जवाब ज़ेलेंस्की के एक बयान में छिपा है, जिसे उन्होंने 24 घंटे पहले ही पोलैंड में दिया था। इस बयान में रूस को लेकर 4 बड़ी बातें कही हैं। यूक्रेन के बिना यूरोप रूस का मुकाबला नहीं कर पाएगा। रूस के पास अधिक हथियार और फौज है। क्रेमलिन को रोकने के लिए यूक्रेन की जीत जरूरी है। अगर यूक्रेन हारता है तो पुतिन आगे बढ़ जाएंगे। दरअसल ज़ेलेंस्की की माने तो नेटो देशों के पास हथियार भले ही हैं, लेकिन वो पुतिन की बड़ी फौज का सामना नहीं कर पाएंगे। अब नेटो देशों को डर है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध में विजयी हुआ तो पुतिन यूरोप के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएंगे। रूस का पहला टारगेट बाल्टिक देश बन सकते हैं, जिसमें लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ ही रूस नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन पर भी हमला कर सकता है। रूस का तीसरा टारगेट पोलैंड, रोमानिया और डेनमार्क जैसे देश भी हो सकते हैं।
हालांकि ग्राउंड इन्वेजन की बात करें तो पुतिन यूक्रेन विजय के बाद मोल्दोवा में अपनी सेना उतार सकते हैं, जिसका इशारा पुतिन के करीबी निकोलाई पेत्रुशेव 48 घंटे पहले दे चुके हैं। उन्होंने मोल्दोवा को लेकर दो बड़ी बातें कही थी। रूस विरोधी नीति मोल्दोवा के अंत का कारण होगी। मोल्दोवा किसी न किसी देश का हिस्सा बन जाएगा। माना जा रहा है कि इसी खतरे को रोकने के लिए नेटो यूक्रेन युद्ध जारी रखना चाहता है और इसका जिम्मा नेटो ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को सौंपा है। लेकिन उनका यह कदम ब्रिटेन में तबाही की शुरुआत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रंप की ताजपोशी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे यूक्रेन रूस की जंग में हालात बदल रहे हैं। जंग का भविष्य हालांकि ट्रंप के रुख पर ही निर्भर करेगा, इसलिए अब तक की स्थिति में भविष्य के दो विकल्प माने जा रहे हैं। पहला है युद्ध विराम और दूसरा है अमेरिका के बिना जंग। इसलिए नाटो, EU ने प्लान बी तैयार कर रखा है, लेकिन पुतिन उनसे एक कदम आगे हैं। उन्होंने प्लान बी को धरातल पर उतार दिया है। यह प्लान है साइलेंट प्रतिशोध का, लेकिन कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। यूक्रेन की जंग का भविष्य दो प्रमुख किरदारों के रुख पर टिका है, पुतिन और ट्रंप। इसमें पुतिन के रुख का फिर भी इतना महत्व नहीं है, क्योंकि युद्ध विराम हुआ तो पुतिन का USSR विस्तार कार्यक्रम कमजोर पड़ जाएगा। और युद्ध विराम नहीं हुआ तो भी पुतिन को जंग में रहना ही पड़ेगा। लेकिन अमेरिका की भूमिका प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए आने वाले दिनों में जब ट्रंप सत्तासीन होंगे तो इस युद्ध में उनकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। पुतिन के लिए ट्रंप का रुख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप का झुकाव उनकी तरफ दिखा तो इस जंग में दुश्मनी के दायरे से अमेरिका बाहर निकल जाएगा और अदावत के घेरे में यूक्रेन के साथ वो सभी देश होंगे जो ट्रंप की खींची लकीर से अलग लकीर खींचेंगे। और इस तैयारी की भनक पोलैंड के जासूसों को लग चुकी है। पोलैंड के पास जानकारी, स्काई अटैक की तैयारी। ट्रंप के फैसले के विरुद्ध यूएस बिना जारी रहेगा युद्ध। ट्रंप के हस्तक्षेप से इस युद्ध के खत्म होने की जो उम्मीद जागी है उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप का रुख ज़ेलेंस्की के पक्ष में नहीं दिख रहा है। इसलिए नेटो और यूरोपियन यूनियन को डर है कि इस युद्ध में अमेरिका का सहयोग मिल पाना अब मुश्किल है। इसलिए यूरोप में एक नया अलायंस बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है और इसका संकेत खुद ज़ेलेंस्की ने दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि ट्रंप प्रशासन के साथ युद्ध विराम के लिए वार्ता संभावित है। इसी वार्ता के दौरान वो नेटो और EU की सदस्यता पर भी बात करेंगे। सदस्यता का पैमाना नेटो और यूरोपियन यूनियन से सुरक्षा की गारंटी होगा। यानी ज़ेलेंस्की ने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो अपने उस रुख पर कायम रहेंगे जो पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आशंका है कि ट्रंप ने उम्मीद जगाई है उसे धराशायी किया जाएगा। अब मुमकिन है कि इससे ट्रंप नाराज हो और सहयोग रोक दें, या फिर जंग को ही अंतिम रास्ता मानकर यूक्रेन को सहयोग दें, जिसकी संभावना कम है। लेकिन वो अपना हाथ जंग से खींचते हैं तो फिर दो स्थिति बन सकती है।
पहली है ट्रंप के युद्ध से हाथ खींचते ही यूरोप भी सहयोग देना बंद कर दे। वहीं दूसरी है बिना यूएस की मदद के ईयू जंग का मोर्चा संभाल ले। पहली संभावना में सिर्फ यूक्रेन को नुकसान है, लेकिन दूसरी संभावना में यूरोप पर संकट के बादल गहरा जाएंगे, जिसके लिए पुतिन रणनीति भी बना चुके हैं। और इसका खुलासा पोलैंड में तैनात नेटो के एजेंट्स ने किया है। दावा यह है कि रूस दुनिया भर की एयरलाइंस पर हमला कर सकता है। रूस ने एजेंट्स के जरिए स्काई अटैक की साजिश रची है। इस संबंध में यूएस की खुफिया एजेंसियों ने भी चेतावनी दी है और इसी दावे के बाद नेटो ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि मॉस्को ने आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने पिछले दिनों हुए विमान हादसों का उदाहरण देकर अपने दावे की पुष्टि करने की कोशिश की है। इसलिए रूस पर ट्रंप के रुख से यूरोप बेचैन है, जिसे प्रमाणित करता है लिथुआनिया का ऐलान। लिथुआनिया के विदेश मंत्री केस्तुतिस बुद्रीस ने बयान दिया है कि यदि कीव आधिकारिक तौर पर पश्चिम से सहयोग मांगता है तो लिथुआनिया यूक्रेन में सेना भेजने पर जरूर विचार करेगा। इसके अलावा सहयोगियों के साथ इस मांग पर चर्चा भी करेगा। यूक्रेन में दूसरे रूपों में सैन्य विस्तार बहुत जरूरी हो गया है। मतलब साफ है कि ट्रंप का जो भी रुख हो, यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद जरूर करेंगे। इसलिए युद्ध की रूपरेखा पर नेटो में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और इस स्थिति को मॉस्को भी समझ चुका है। इसलिए रूस की तैयारी दो मोर्चे पर जारी है, जिसमें एक तरफ ट्रंप है तो दूसरी तरफ यूरोप। इसलिए मॉस्को ने अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में कुछ भी खारिज नहीं किया। नए प्रतिबंधों के बावजूद बातचीत से इनकार नहीं किया गया। रूस तेल यातायात में लगे 200 जहाजों के प्रतिबंधों पर चुप है और विश्लेषण के बाद ही इस प्रतिबंध पर फैसला लिया जाएगा।